जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि भारत के बाहर जो अनिवासी भारतीय बसे हुए हैं वो किस तरह से हमारी देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। ये विषय थोड़ा बड़ा है। इस विषय को टच करने का आज का मेन कारण यह है कि अभी पिछले ही हफ्ते अमेरिका में नए सरकार ने पदभार संभाला और उनकी वाइस प्रेसिडेंट है श्रीमती कमला हैरिस, जो एक भारतीय मूल निवासी है। वो वाइस प्रेसिडेंट अभी बनी हुई है अमेरिका की, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। इतना ही नहीं तो इतना भी माना जाता है कि जो अभी के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो अभी काफी हायर एज ब्रैकेट में है। तो 5 साल के बाद जब एक बार फिर से चुनाव होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तब वो बहुत ही ओल्ड हो जाएंगे दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए। तो इस हालत में कमला हैरिस ये अमेरिका की प्रेसिडेंट भी बन सकती है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है और डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ये दो ही पार्टी है जो अमेरिका की मुख्य पार्टी है। तो एक अनिवासी भारतीय आज इतनी ऊपर की जगह के ऊपर पहुंच गया है, तो क्या इसका हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए कोई फायदा है? इतना ही नहीं, इसके सिवाय अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, उनके जो आर्थिक मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक इंडियन है। वो श्री नारायण मूर्ति जो हमारे आईटी के जार है, वो उनके सन इन लॉ है। इसके सिवाय वहां पे दो तीन ऐसे और अनिवासी भारतीय है जो वहां पे इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर है। इतना ही नहीं तो आप कनाडा की तरफ देखेंगे तो कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक अनिवासी भारतीय है। इतना ही नहीं तो आज 30-40 यूरोपियन देशों के अंदर जो अनिवासी भारतीय है वो काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर है। तो क्या इसका हमारे देश के लिए कुछ फायदा हो रहा है? और अगर और इससे हम और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन या अनिवासी भारतीय, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली एनआरआई नाम का जो शब्द है ये एक्चुअली टैक्सेशन के पर्पज से है। यानी कि जो भारतीय भारत में रहता है उनके लिए एक अलग टैक्स रेट होता है, और जो भारतीय ज्यादा देर बाहर के देश में रहता है उनके लिए काफी कम टैक्सेशन रेट ये होता है। तो एक्चुअली ये शब्द एनआरआई ये उनके लिहाज से ज्यादा है। अभी जो शब्द ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो ऐसे लोग हैं कि जो भारत के बाहर रहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो फिगर्स है इसके मुताबिक 32 मिलियन एनआरआईज या पीआईओ भारत के बाहर रह रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारी देश की है उनकी ये फिगर्स है। तो अ, अ, इसके सिवाय एक और शब्द है, वो है पीआईओ, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन इसके अंदर ये लोग शामिल नहीं है जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल में है, तो ये शामिल नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कभी किसी समय हमारे देश का पासपोर्ट था, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे रहते थे और परमानेंटली इंडिया के सिटीजन थे जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक, या उनकी जो पत्नी है वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो ये सब इस प्रकार से उनको क्लासिफाई किया गया है। और आज माना जाता है तकरीबन 3.5 करोड़ इस प्रकार से पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आज हमारे देश के बाहर है। अगर आप देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका फायदा क्या है,
कुछ फिगर्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा यानी कि 35 लाख पीआईओज है। यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर भी 35 लाख है। मलेशिया के अंदर 30 लाख है। यूनाइटेड किंगडम में 18 लाख है। म्यांमार के अंदर 20 लाख है। कनाडा के अंदर 17 लाख है। श्रीलंका के अंदर 16 लाख है। साउथ अफ्रीका के अंदर 15 लाख है। कुवैत के अंदर 10 लाख है। अभी ये जो इंडियन हमारे देश के बाहर जाते हैं, वैसे देखा जाए तो वो अभी हमारे डायरेक्ट सिटीजन तो नहीं है, लेकिन उनकी वेलफेयर देखना भी एक हमारा काम है और इन्हें हमें काफी सारा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि सबसे पहले ये बाहर जाते हैं तो वहां से वो रेमिटेंसेस यानी कि जो वहां पे पैसा वो फॉरेन करेंसी में कमाते हैं, उसमें से काफी पैसा वो अपने रिलेशंस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे देश में भेजते हैं, जिससे हमारी जो फॉरेन करेंसी की जो लेवल है वो बढ़ती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं तो काफी बार ये अपने रिलेशंस की देखभाल जो भारत में है उनके उनके उनकी करते हैं, तो ये भी देश के काफी सारे जो फैमिलीज है उनके लिए एक फायदा है, क्योंकि उनकी देखभाल का जो पैसा है वो देश की बाहर से आ रहा है। इतना ही नहीं तो अगर आप देखेंगे कि ये काफी बार अ, अम, जिस देश में काम करते हैं वहां पे उनका बहुत ही अच्छा काम चलता है। ये टेक्निकली क्वालिफाइड है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, तो जिस देश में ये काम करते हैं उस देश में ये काफी रिस्पेक्टेड है। और अभी हमारे देश ने उनको एक परमानेंट वीजा दिया हुआ है, तो ये काफी बार साल में एक बार दो बार अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने रिलेशंस को या अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो तो इस प्रकार से काफी सारा पैसा ये भारत में आता है, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए ये रहते हैं, यहाँ पे पैसा खर्चा करता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये जो डायस्पोरा है, जो देश की बाहर रहता है, उनकी योगदान की प्रशंसा करते हुए एक दिन नियुक्त किया है, जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस बोला जाता है। ये 9 जनवरी को होता है और इस दिन जो भारतीय बाहर रह के भी हमारी देश की प्रगति में हाथ बटाते हैं, उनको सरकार की तरफ अवार्ड दिए जाते हैं। और अभी सरकार ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया नाम की एक नई स्कीम तैयार की है, जिसके अंदर इनको और काफी कंसेशंस दिए हुए हैं। वोटिंग राइट्स छोड़ के बाकी काफी सारी जो कंसेशंस उन्हें दी जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से मूव होती है। ये एक तो सबसे पहले बड़ा इनका फायदा कि ये काफी सारा पैसा हमारे देश में भेजते हैं, वो अमेरिका में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, सऊदी अरेबिया के लिए हो, तो ये एक फायदा है। दूसरा, इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स है ये इंप्रूव हो जाते हैं। तीसरा, इन देशों के साथ हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, ये भी बढ़ता है। इसके सिवाय ये इसमें से काफी लोग जो बड़ी-बड़ी कंपनियां बाहर में है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बने हुए हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है। इनके काफी सारे जो सीईओज है, ये सब इंडियंस है। तो ये टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड है, इसीलिए वो इस जगह के ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो ये काफी बार हमारी देश में इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टेक्नोलॉजिकल जो जो चैलेंज है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस होने में काफी मदद मिलती है। जिस देश में ये रहते हैं, ये हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। और इतना ही नहीं तो जहाँ ये जाते हैं वहां पे ये रिस्पेक्टेड सिटीजन्स है। अभी इनको कंपेयर करिए पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तान को आम पाकिस्तानी आदमी
को एक हर एक देश में न्यूसेंस माना जाता है, बल्कि जो इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, यूरोप में रहेंगे, तो अपना काम ऑनेस्टली करते हैं। वहाँ की जो लॉज़ है, उसे बिल्कुल ठीक तरह से फॉलो करते हैं। इसलिए उस देश की प्रगति में इनका योगदान ये बहुत ही अच्छा होता है। आज ये पहले थोड़ा-सा हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं कि ये एनआरआईज़ या पीआईओज़ या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इनका बाहर जाना क्यों शुरू हुआ? काफ़ी साल पहले जब अंग्रेज़ों ने उनको अलग-अलग देशों में बसाया, श्रीलंका है और कई जगह पे है। पहले हमारा ट्रेड होता था, तो इसलिए मॉरिशस या इस प्रकार के अफ्रीका के कुछ देश है, वहाँ पे हमारे इंडियंस जाके बस गए हैं। हमारे कुछ किंग्स थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैलाया था, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया के देशों के अंदर हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस काफ़ी है, तो वहाँ पे भी इंडियंस काफ़ी जाके पहुँच गए हैं। तो ये पास्ट हिस्ट्री थी। और अगर आप देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि 1947 के बाद की हिस्ट्री देखेंगे, तो इनके ऊपर कोई जब संकट आया, तो इसे निपटने का काम हमारे देश ने ही किया है। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जब बांग्लादेश की लड़ाई हो गई, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने जो वहाँ के हिंदूज़ हैं, इनके ऊपर अत्याचार करने शुरू किए और 70-80 लाख बांग्लादेशी हिंदू ये भारत में आ गए। तो वहाँ पे उसके बाद हमने वहाँ पे लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। ये तो इतिहास आपको पता है। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे कि जो श्रीलंका में जब तमिल ईलम के लिए लड़ाई आगे चल रही थी, तो इस समय के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे श्रीलंका के आर्मी ने काफ़ी सारा उसमें अत्याचार वहाँ पे करने शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे जो तमिल इंडियंस हैं, इन्होंने हमारे देश में आना शुरू कर दिया था। तो हमारे देश को उनकी जो वेलफेयर है, उसे देखने में काफ़ी बड़ी महत्व की भूमिका अदा करनी पड़ी। आपको पता है कि कुछ 3-4 साल पहले कुवैत में एक लड़ाई शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे, उनको वहाँ पे जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध भूमि से उन्हें बाहर निकालने का काम हमारी सेना ने उस समय में किया था, क्योंकि उनके जीवन को खतरा था। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब अफ्रीका में कुछ डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वहाँ के इंडियंस के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो उसमें से काफ़ी फिर इंडिया में भाग के आए थे। तो इसीलिए इंडियंस कहीं पर भी हो हमारे देश के बाहर, उनके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका देखभाल करना ये हमारे देश का ही काम रह जाता है। लेकिन आज की जो दुनिया है, यहाँ पे जो हर एक देश के निवासी है, काफ़ी जगह पे फैले हुए हैं। खास तो यूरोपियन और जो एडवांस इकोनॉमी के देश है, वहाँ पे अभी एक काफ़ी अलग चीज़ शुरू हो गई है, जिसे बोला जाता है ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि इन देशों के अंदर उनकी जो पॉपुलेशन है, ये बढ़ नहीं रही है, बल्कि कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि हर एक देश में 2 रेट्स होते हैं। एक तो डेथ रेट, यानी कि हर साल कितने उस देश के निवासी मरते हैं, और दूसरा है बर्थ रेट, यानी कि कितनी नई बेबीज वहां पे जन्म लेती है। आम तौर पे बर्थ रेट ये डेथ रेट से ज्यादा होना चाहिए, जिससे उस देश का भला होता है और देश की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यूरोप लीजिए, अमेरिका लीजिए, या और प्रगत देश समझ लीजिए, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन देशों की 15-20 साल पहले से एक नई चीज शुरू हो गई, जिसे बोलते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि उनकी खुद के जो मूल निवासी है, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, यानी कि उनका डेथ रेट ज्यादा है और ग्रोथ रेट ये बहुत ही कम है। तो इसलिए उनको जो मरते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए आदमी नहीं है। तो इसलिए इन देशों ने पिछले कुछ सालों से जो माइग्रेशन को लीगली अलाउ किया है, जहाँ पे जिस फील्ड के अंदर उनके उस देश के आदमी कम पड़ जाते हैं, वहाँ पे वो लीगली बाहर के देशों के लोगों को आने के लिए अलाउड करते हैं।
समझ लीजिए ब्रिटेन के अंदर डॉक्टर्स की कमी हो रही है, या इंजीनियर्स की कमी हो रही है, या टीचर्स की कमी हो रही है, या नर्सेस की कमी हो रही है। तो जहाँ-जहाँ जिस फील्ड में क्वालिफाइड लोगों की कमी होती है, तो वो बोलते हैं कि इस साल हमें नर्सेस चाहिए, तो 10,000 जो हम एप्लीकेशंस नर्सेस से एक्सेप्ट करेंगे, 15,000 डॉक्टर्स से करेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए 20,000। यानी कि जिस फील्ड में उन्हें स्किल्ड मैन पावर की कमी पड़ती है, उस फील्ड के अंदर वो बाहर के देशों के रहिवासियों को आने देती है लीगल रूट से। और आपको ये चीज पता ही होगी कि इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देश का है। और उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद काफी सारे और देश आ जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, हर साल कुछ लाख भारतीय अलग देशों के नागरिक बनने में उन्हें कामयाबी मिलती है। या तो वो यूएसए के नागरिक बनो, या यूरोप के, या ऑस्ट्रेलिया के, या न्यूजीलैंड के। तो ये हमारे लिए कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि पुराने दिन में इसे ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। यानी कि हमारे जो होशियार लोग हैं वो देश के बाहर चले गए, अगर वो देश में रहते तो देश की प्रगति ज्यादा अच्छी होती। लेकिन अभी पूरा दुनिया एक एक विलेज बन गया है। तो इस प्रकार से हमारे लोग बाहर के देश में जाके बसना एक अच्छी बात इसलिए मानी जाती है, क्योंकि वहां से जो टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे भेज सकते हैं, वो यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, तो अच्छी बात है। इसके सिवाय आज जो हमारे दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है, वो इंटरनेशनल फोरम के अंदर अलग-अलग देशों के अंदर हमारे देश के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। वो कश्मीर के ऊपर हो, आर्टिकल 370 के ऊपर हो, पाकिस्तान के ऊपर हो, दहशतवाद के ऊपर हो। तो ये तब वहाँ पे उस देशों के अंदर वो एक 2 जगह पे ये कार्रवाई होती है। एक तो यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर, और दूसरा जो है वो होता है एक किसी देश के अंदर। अभी किसी देश की बात करें तो आपको पता है कि कनाडा और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में कुछ एंटी इंडिया लॉबीज ये काफी एक्टिव है। कि जैसे कि कनाडा में कुछ खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली वहां पे एनजीओज है, अर्थात इनकी संख्या काफी कम है, लेकिन वो काफी वोकल है और उन्हें पब्लिसिटी जो है वो काफी मिलती है। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी इस प्रकार के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ उल्टा काम करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि लंदन के मेयर एक पाकिस्तानी थे, और उन्होंने हमारे देश को वहां पे काफी कम तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये थोड़ी सी तंगी जो है वो कम हो गई है। तो इस प्रकार से कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जहाँ पर हमारे दुश्मन यानी कि चाइना और पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ कुछ प्रोपोगंडा शुरू करते हैं, तो वहां पे जो हमारे मूल निवासी नागरिक है वो उनके खिलाफ अपनी वो एक और लड़ाई शुरू करते हैं। तो यानी कि इंग्लैंड में अगर हमारे खिलाफ कुछ दुष्प्रचार हो रहा है या अपप्रचार हो रहा है, तो उसे वहीं पे निगेट करना पड़ेगा, जो काम हमारे भारत के मूल निवासी जो नागरिक है वहां पे करते हैं, और काफी बार उनको सक्सेस भी मिलता है। आपको मैं एक दो एग्जांपल्स देना चाहूँ। इंग्लैंड की एक लेबर पार्टी थी, जो एक वहाँ की एक बड़ी पार्टी है। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना जो जाहिरनामा जाहिर किया इलेक्शन के लिए, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत के खिलाफ बोली। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी जो हमारे भारतीय जहाँ बसे हुए थे, उन्होंने बोला कि अगर आप इस प्रकार से बात करेंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। चुपचाप से कुछ महीनों के बाद लेबर पार्टी ने अपनी पॉलिसीज बदली कर ली। इसी प्रकार जब अमेरिका में कुछ सीनेटर्स या कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातचीत करनी शुरू कर दी, तो उनको भी वहां पे रोकने में हमें काफी कामयाबी मिली। अमेरिका में मीडिया बहुत बड़ी है, वहां पे अलग अलग थिंक टैंक्स है, वहां पे अलग अलग संस्थाएं है। तो उसमें से कुछ लोग पाकिस्तान और चाइना के पक्ष में चले जाते हैं और हमारे खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं।
तो अमेरिका में कुछ हमारे देश के खिलाफ जो होता है, तो उसे रिप्लाई जो है वो वहीं पे करना पड़ता है, और वो अभी वहाँ के जो हमारे भारतीय है वो कुछ परसेंटेज इस प्रकार की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या पूरी है? दुर्दैव से इसके पहले बात क्या थी कि कोई भी भारतीय बाहर जाता है तो सबसे पहले वो भारतीय कब था, वो पहले बोलता था या तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ या तमिलनाडु का हूँ। तो वहाँ पे महाराष्ट्रियन ग्रुप थे, तमिलनाडु के ग्रुप थे, आंध्र प्रदेश के ग्रुप थे, पंजाब के ग्रुप थे, यानी कि जो स्टेट वाइज आपकी जो आइडेंटिटी थी, इस प्रकार के ग्रुप बने थे। लेकिन इंडियन नाम का ग्रुप कोई वहाँ पे बना नहीं था। पिछले कुछ साल से हमने इसके ऊपर अच्छा काम शुरू कर दिया है, और अभी वहाँ पे भारत सेवक संघ नाम की संस्था शुरू है कि जो वहाँ पे जो भारतीय है उनको वहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ताकि वहाँ पे वो एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बने। वो कोई भी उल्टा काम नहीं करते हैं, वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। वो उस देश के जो कानून है उसके अंदर रह के ही प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, जिससे हमारे देश के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे उसे कायम रखने में हमें मदद होती है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग अभी अपना स्टेट का पार्ट छोड़ के अभी वो वहाँ पे इंडियन बने हुए हैं। आज याद रखें कि वहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, वो जहाँ पर भी है, हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। माना जाता है कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके 30% साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस है। इसके सिवाय माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या जो सिलिकॉन वैली जिसे टेक्नोलॉजी का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां पर भी जो इंडियंस है वो बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसलिए उनकी अकल का इस्तेमाल करना, उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और या उसमें से कुछ इंडियंस को ये बोलना कि अब अभी आप अपने देश में आप वापस आ जाइए, यहाँ पे कुछ स्टार्टअप शुरू करिए, यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करिए कि जो आप वहाँ पे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्वांटम थियरी हो या रोबोटिक्स हो या ऑटोनॉमस रोबोटिक्स हो, बहुत सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बड़े स्पीड से अलग अलग देशों के प्रगति में अपना हाथ भार लगा रही है। तो क्या यही टेक्नोलॉजी हमारे देश में आके अच्छा काम नहीं कर सकती? क्या हमारे जो नागरिक है भारत के, वो उसे यहाँ पे नहीं ला सकते? तो ये सब अभी अभी होना शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, तो वहां पे जो हमारी सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर भी जो है ये अभी बढ़ रही है। यानी कि सॉफ्ट पावर क्या होता है? हिस्टोरिकली वो ऐसी चीज है कि जो उस देश में आ जाती है। वो क्या है? जैसे कि इंडिया का कल्चर है, अब जैसे कि हमारा जो कल्चर है साउथ ईस्ट एशिया के देशों में फैला हुआ है। आप इंडोनेशिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर ये काफी स्प्रेड हुआ है। दूसरा है इंडियन आर्किटेक्चर। तीसरा है हमारे देश का खाना। आज हमारी जो अलग अलग खाने की डिशेस है, ये प्रदेश में बहुत ही पॉपुलर है। मतलब वो छोला भटूरा है या डोसा है या नॉन वेज डिशेस है, ये बहुत ही पॉपुलर है। इतना ही नहीं, तो हमारी फिलोसॉफिकल जो चीजें हैं वो भी वहाँ पर पॉपुलर है। काफी सारे जो नागरिक देश के इस देश में आके शांति करना चाहते हैं। अभी हमारा जो योगा है वो पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। हमारे देश की जो मूवीज है, बॉलीवुड के जो स्टार्स है, वो उनको बाहर के देशों में भी बहुत ही माना जाता है। हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, ये बाहर के देशों में अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा है। बाहर के देशों में काफी सारे नाम है जो हमारे देश के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं। तो हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी हार्ड पावर है, इसे उस इन देशों में ले जाने के लिए जो हमारे ये एनआरआई इंडियंस है या पीआईओज है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हमारे देश में जाके, हमारे अलग अलग देशों में जाके हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं, और वो दिखाते हैं कि देखिए कि हम यहाँ पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं,
इतना ही अच्छा काम जो हमारा मूल देश है भारत या इंडिया, वहाँ पर भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। तो इसीलिए नॉन रेसिडेंट इंडियंस या पीआईओज को हमने एक हमारी शक्ति मानना चाहिए और उनकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं अभी अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूँ, आपको ये बताते हुए कि आपके बहुत सारे लोगों के जो रिलेशंस है, वो देश के बाहर होंगे, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इनको ज़रूर बताइए, आप वहाँ पे इकट्ठे हो जाइए, अपनी संगठन बनाइए, वहाँ से टेक्नोलॉजी को आप भारत में भेज सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिससे देश की भारत की प्रगति हो सकती है। यहाँ पे आप टूरिस्ट बन के आ सकते हैं, क्योंकि आपको परमानेंट वीज़ा दिया हुआ है। आपके जो रिलेशंस है, वहाँ पे आप उनको मदद कर सकते हैं। जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उस स्कूल या कॉलेज के आप मेंटर बन सकते हैं, ताकि उस कॉलेज की प्रगति हो जाए। वैसे जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये कोई नई नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं। मैं कुछ देर पहले कोक्कड़ में गया था, तो वहाँ का एक कॉलेज है, कुछ उस देश के उस कॉलेज के जो विद्यार्थी अमेरिका में जाके बसे हुए हैं, उन्होंने उस कॉलेज को इम्प्रूव करने में मदद की है। इतना ही नहीं, तो जो हमारी आईआईटीज़ है, उसके जो स्टूडेंट जाके फॉरेन कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं, वो आईआईटीज़ को प्रॉस्पर होने में मदद करते हैं। तो इसलिए आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स जो बाहर के प्रगत देशों में हैं, उनके साथ बात करिए और उनको बोलिए कि ये जो भारत नाम का देश है, ये आपका देश है, तो आप कुछ ना कुछ इस देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करिए, ताकि आपने जो उस देश में जाके जो इतना सारा कमाया है, उसका कुछ फ़ायदा भारत के लिए भी हो सकता है। मैं अभी रुकने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मैं देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस है क्या? काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जय हिंद वगैरह बोला है। प्रमोद जी है, वराडकर जी है, शैला पंडित जी है, साक्षी अग्रवाल है। तो आप सबको जय हिंद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिए। मैं यहीं पे रुकता हूँ। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अ, 2 चीज़ों के ऊपर मैं फिर आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि अभी 26 जनवरी है, तो उसमें जो परेड होगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट हमारी मीटिंग में बातचीत करेंगे। और दूसरा, अभी 2-3 1 तारीख को यानी कि 1 फ़रवरी को हमारे देश का बजट ये प्रेज़ेंट होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक होंगे, 26 जनवरी को हुआ हुआ हमारा परेड और दूसरा डिफेंस बजट। यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद।